नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो सीईटी वाला जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी में मेंस और इसके अलावा जो ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपके हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद में फिर अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है मारकंडा नदी से। मारकंडा नदी कहाँ पर बहती है? तो कुरुक्षेत्र, अंबाला, शाहबाद या इन सभी में। तो मारकंडा नदी कहाँ बहती है? तो इन सभी क्षेत्रों में बहती है, कुरुक्षेत्र, अंबाला, शाहबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में लाल चेस्टनट जो मृदा है वो पाई जाती है? तो लाल मिट्टी है यमुनानगर, हिसार, रोहतक या गुड़गांव। कहाँ पर पाई जाती है लाल चेस्टनट मृदा? तो यमुनानगर जो है वहाँ पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है शीश महल। फर्रुखनगर में किसने बनवाया था ये? फौजदार खां, अशोक, जहांगीर या कोई भी नहीं। तो शीश महल किसने बनवाया था? फौजदार खां ने बनवाया था ये। तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कोच थे, तो इन केस में ये जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। तो नायक, नेता, कोच या खिलाड़ी को, तो किसे दिया जाता है? कोच को, क्योंकि द्रोणाचार्य प्रशिक्षक थे, गुरु थे, तो कोच जो उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा भारत में आता है, अब ये दक्षिण में है, पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में, किसी में भी नहीं है। तो हरियाणा भारत की किस स्थिति में है, किस दशा में है? तो साइड जो है ये रहेगी उत्तर पश्चिम वाली, तो उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है हमारा खपरावास से। भिंडावास खपरावास जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये झज्जर में है। तो दो है भिंडावास खपरावास, एग्जाम में जाए आ जाता है इनके बारे में, तो ये झज्जर में है। इसके बाद क्वेश्चन है गीता ज्योतिषी, इनका संबंध बताना किस खेल से है? एथलेटिक्स से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है या कोई भी नहीं है। तो गीता ज्योतिषी का संबंध किस खेल से था? एथलेटिक्स से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनसांग ने अपनी पुस्तक में किस शहर का वर्णन किया था? हिनसांग किनके समय पर आए थे? राजा हर्षवर्धन के टाइम पर, जब ये थानेसर के शासक थे राजा हर्षवर्धन, तो चीनी यात्री थे हिनसांग, तो भारत क्या भ्रमण पर आए थे। तो जिसके बारे में इन्होंने सियुकिन की पुस्तक है उसमें भी इन्होंने लिखा था। तो हिनसांग अपनी पुस्तक में किस शहर का वर्णन किया था? तो ये किया था नारनौल का। तो यहाँ पर जो इसमें कुछ हिनसांग नहीं, इसका तो थानेसर होगा, क्योंकि राजा हर्षवर्धन तो थानेसर के शासक थे, इनके टाइम में आए थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए थे। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर डी इसका ठीक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावल फिल्म का जो निर्देशन किया था जयंत प्रभाकर, जो सोनू निगम, देवशंकर प्रभाकर, कोई भी नहीं। तो चंद्रावल फिल्म का जो निर्देशन किया था किन्होंने किया था ये? तो जयंत प्रभाकर थे, निर्देशन किया था। तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रावल जो फिल्म थे इसके लेखन कौन थे? लेखक कौन थे इसके? जयंत प्रभाकर, देवीशंकर, टीपी अग्रवाल या कोई भी नहीं। तो इनका नाम था देवीशंकर प्रभाकर। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम है? गुड़गांव, फरीदाबाद, सिरसा या हिसार में। तो कहाँ पर है? राजा जो थे नारसिंह उनके नाम पर है, तो ये फरीदाबाद में है। तो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, भारत के विदेशी मामलों के पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? अंबाला, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र में। तो विदेशी मामलों के पूर्व मंत्री थे और मृत्यु हो चुकी है, अब तो स्वर्गीय बन चुकी है। तो ये थी अंबाला कैंट की और इनके नाम पर जो वहाँ के बस स्टैंड का नाम भी रखा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है, भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक हासिल किया था। अब ये विकास यादव, जगदीश सिंह, विजेंद्र सिंह या गिरवर सिंह ने। तो मुक्केबाजी में सर्वप्रथम जो ओलंपिक पद जो हासिल किया था, तो ये विजेंद्र सिंह जो इन्होंने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो सर्वप्रथम ओलंपिक पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना कब हुई थी इनमें से? 80, 90, 70 या 2000? तो ये हुई थी वर्ष 1970 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार के द्वारा किसके समीप स्थित कालाम स्थान का युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है? तो यहाँ पर पानीपत का युद्ध हुआ था और वहाँ पर एक आम का वृक्ष था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर इतना भारी नरसंहार हुआ था कि जो पेड़ का जो कलर था वो काला हो गया था। तो इसी के आधार पर इसका नाम जो कालाम ये स्थान पड़ा है। तो ये अमनगर, पानीपत, करनाल, हिसार कहाँ पर है? तो पानीपत में है ये। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह का साथ दिया था? तो ये रणजीत सिंह थे, रानी सौदराही, फूल सिंह या गुलाब सिंह? तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह जिन शासक जो थे इनका साथ दिया था, तो इनका नाम था फूल सिंह। अगला क्वेश्चन है, चोटांग नदी। चोटांग नदी जो इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम कौन सा है? सरस्वती, क्रुमो, स्तुद्री या द्रिशदवती? तो चोटांग नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम कौन सा है? द्रिशदवती है, जो कि ऑप्शन डी में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला, सतनामी, जाट या सिख विद्रोह? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में विद्रोह हुआ था। तो कौन सा हुआ था? सतनामी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना हुई थी? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। तो अब तो चंडीगढ़ में है ये। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो कौन सा गुलाम वंश के सुल्तान थे? बलबन। तो मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था इन्होंने 1260 में, 66, 65 या 67 में? को कब किया था? 1267 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। तो हरियाणा राज्य के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए जो 6 केंद्रीय परिषदों की स्थापना की गई, हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? उत्तर पूर्वी, उत्तरी, मध्य या दक्षिणी? तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय सेना ने पश्चिमी कमान का मुख्यालय स्थापित किया हुआ है। तो कहाँ पर है पश्चिमी कमान का मुख्यालय? तो पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो चंडी मंदिर में है, और ये चंडी मंदिर जो इसके नाम पर ही चंडीगढ़ का जो नाम है ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा का एक लोक नृत्य नहीं है? धमाल, धमान, गुग्गा या लोर? तो हरियाणा का एक लोक नृत्य नहीं है धमान, क्योंकि ये हो जाएगा, बाकी और तो सारे हैं, तो ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 20 जुलाई 2015 को 3412 करोड़ के कुल निवेश वाली 3 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी? तो कहाँ पर रखी थी? ये अम्बाला में। और अम्बाला जो है पक्की सड़कें वाला जिला है, मतलब सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें अम्बाला में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बौद्ध काल के किस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो कुरु और पंचाल के, सुरसेन, अवंती, कौशलवज्जी या अस्मक और वत्स के? तो बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो कहाँ पर थे ये? कुरु और पंचाल में। इसके बाद है, हर्षवर्धन काल में कितने शिक्षा संस्थान थे? 2000, 4000, 3000, 5000? तो हर्षवर्धन के काल में कितने शिक्षा संस्थान थे? तो इनकी संख्या थी 5000। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी नहीं? तो भारत सरकार के जो संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो राज्य की बात है तो राज्य में राज्यपाल, और अगर यहाँ पर केंद्र हो तो केंद्र में राष्ट्रपति। तो जैसे राष्ट्रपति सभी को शपथ दिलाता है, नियुक्ति करवाता है, इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल यही काम करता है सेम। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, यहाँ से एक नदी निकलती है, गग्गा, टांगरी, मारकंडा या ये सभी? तो ये सारी निकलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है यहाँ पर। अब जैसे कि बाढ़ आई हुई है पंजाब में, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन सी नदी निकलती है? ये सारी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी?
तो किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई है? हिसार, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का, तो यही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब ये सुनील गावस्कर है, तेंदुलकर है, कपिल देव या धोनी। तो कौन से थे? अंबाला से थे ये, तो कपिल देव। सबसे पहला जो वर्ल्ड कप है इन्होंने जीता था 86 में। नेक्स्ट है, रक्षा बंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ी वाले का मेला लगता है? तो कुरुक्षेत्र, भिवानी, जज्जर, रोहतक में। तो रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है बाबा खेड़ी वाले का मेला, तो जो कि भिवानी में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है एस्बेस्टस से। तो ये एस्बेस्टस नामक जो खनिज है राज्य के किस जिले में पाया जाता है? गुड़गांव में, हिसार में, अंबाला या महेंद्रगढ़ में। तो एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, और खनिजों के मामले में ये प्रथम स्थान पर है महेंद्रगढ़। सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पर होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है वंदे मातरम योजना। इसका संबंध सैनिकों से था, स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं या किसानों से था? तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था महिलाओं से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो कौन सी एक हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? गेहूं, चावल, चाय, मक्का। एक मुख्य फसल नहीं है, कौन सी? ये वाली, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गोला फेंक खेल में हरियाणा के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सुरेश यादव, बहादुर सिंह, श्रीचंद या गिरवर सिंह है। तो गोला फेंक खेल में हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराजा सूरजमल की पत्नी थी महारानी किशोरी। इनका संबंध था गुड़गांव, सिरसा, फरीदाबाद या हिसार से। तो सूरजमल सूरजकुंड इन्होंने निर्माण करवाया था, सूरजमल सूरजकुंड का, और नाम पर है ये। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भी लगता है फरीदाबाद में, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सारे फरीदाबाद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में 21 अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना पर उत्खनन कार्य आरंभ किया था? तो कहाँ पर? जमुनानगर में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, तो इसमें जो पहलवान थे योगेश्वर दत्त, उन्होंने कौन सा पदक जीता था उसमें? तो इनके द्वारा कांस्य पदक उसमें जीता गया था। इसके बाद इनमें से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है, यमुनानगर है, पलवल है या कोई सा भी नहीं है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है जिसका नाम पंचकुला है। इसके बाद आ जाता है अरावली पहाड़ी। अरावली जो पर्वतमाला हरियाणा के कौन से भाग में आती है? एक है शिवालिक की, एक है अरावली की। शिवालिक वाली तो उत्तर पूर्व वाली होगी, ये जो पंचकुला वाला क्षेत्र है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, नारायणगढ़, ये वाला। और ये अरावली वाला जो दक्षिणी है, मेवात वाला क्षेत्र जो है वो वाला। तो इसमें ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्चेज, NBAGR। इसकी स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? वर्ष 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकाशन ने हाल ही में टिप्पणी की थी भारत 2020 में चीन की तरह वैश्विक वृद्धि वाला शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है? तो यहाँ पर टिप्पणी की थी 2020 की बात है। तो ये फोर्ब्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स या इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो चीन की वैश्विक वृद्धि वाला शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है, तो ये की गई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था ये, तो किस महीने से शुरू हुआ था? जनवरी से, फरवरी से, मार्च, अगस्त, सितंबर, मतलब कब, कौन सी डेट थी? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, तो ये शुरू हुआ था अगस्त के महीने से। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5, 28, 14 या 15 जुलाई को? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून जो उसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रानी सौदराही, ये किस राजघराने से संबंध रखती थी? बालावली, कलसिया, रानिया या जींद से? रानी सौदराही।
तो इनका जो संबंध था ये जींद से था, और जींद को हरिद्वार ऑफ हरियाणा कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है इनमें से किस रचना में रोहतक शब्द उल्लिखित हुआ है? दिव्यावदान में, मध्यम निकाय, कथाकोश या नकुल दिग्विजय में? तो रोहतक के बारे में उल्लेख हुआ था किसमें? नकुल दिग्विजय में। इसके बाद है किस स्थान पर राजा नारसिंह का किला है? तो राजा नारसिंह का अभी हमने आपको बताया था, तो फरीदाबाद के शासक थे, तो ये कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में है, तो जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री की, सरदार हुकम सिंह, इंदिरा गांधी या सरदार छोटूराम? तो पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो किसकी अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में आता भी है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद विभाजन के बाद पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था, दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़ या लाहौर में? तो विभाजन के बाद की बात है, तो ये फिर चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। तो आप जो पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। इसके बाद हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? कोटला, सुल्तानपुर, खलीलपुर या कोई सी भी नहीं? तो प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है, जो कि ऑप्शन सी में दी गई है, सुल्तानपुर झील। इसके बाद आ जाता है पेहो मेला, हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो सिरसा में, करनाल में, कुरुक्षेत्र या पानीपत में? तो पेहो किसके अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था पेहो ये। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है इनमें? घूमर, खोड़िया, सांग या धमाल? तो हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य यहाँ पर प्राचीनतम है? तो ये जो धमाल है, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1 जुलाई 1966 को शराबबंदी पर आदेश पारित किया गया था, बाद में स्थिति को इसे वापस भी ले लिया गया था। तो ये बंसीलाल जो थे, चौधरी बंसीलाल, इनके टाइम में हुआ था, इन्होंने किया था शराबबंदी कानून ये 1 जुलाई 1996 को। तो बाद में इसे वापस भी ले लिया गया था। तो कौन सी डेट थी फिर ये? तो ये डेट थी 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल 1998। अपने टाइम में ही ले लिया था इन्हें वापस ये। इसके बाद हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 2004, 83, 8 या 2000 में? तो शतरंज संघ का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 3 मंजिली लाल मस्जिद कहाँ पर है? कैथल, रोहतक, पानीपत या सोनीपत में? 3 मंजिला लाल मस्जिद, तो ये रोहतक में है। इसके बाद है मृत भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, उनके लिए प्रसिद्ध जिला रोहतक, भिवानी, हिसार या पानीपत? तो कौन सा है? राखीगढ़ स्थान है यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारे प्राचीन जो धरोहर है वो मिली भी थी। तो मृत भांड के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? हिसार। अगला क्वेश्चन है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना का संबंध बताना है, निबंध प्रतियोगिता, ध्वजारोहण, खेल प्रतियोगिता या नौकरी पाने से थी? तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ध्वजारोहण से इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन आ जाता है उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? गुड़गांव, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में? कौन से जिले में बोली जाती है उर्दू ये? तो ये बोली जाती है गुड़गांव में। इसके बाद हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में? तो हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो कौन सा भाग है? तो शिवालिक की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, नारायणगढ़। तो छछरौली का तो क्या चेरपुंजी भी कहा गया है हरियाणा का। तो सबसे ज़्यादा बरसात कौन से वाले में होती है? इसमें, इसी में होती है, उत्तर पूर्व वाले में। तो यही हो जाएगा इसमें उत्तर पूर्व, क्योंकि शिवालिक के पहाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और इसके बाद फिर हमारे अन्य सब्जेक्ट जो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इनमें से नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? अब इसमें से कौन सी वाली है जो 9/17 के बराबर नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 1 वाली है 108/221 ये वाली, तो ये इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है यदि वर्गमूल 45 और वर्गमूल 20
इतने हो जाते हैं तो वर्गमूल 180 और 5 का मान आपने बताना है। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये 4 है, वर्गमूल 4, 4 वर्गमूल 5 का मान। तो इसका जब हम हल करेंगे तो कितना जाएगा? तो ये भी इतना ही आएगा, 1180, 11.80। तो 1180 और गुणा 2 कर लेंगे तो 11 दूनी 22, तो यही हो जाएगा। और 22 कौन सा? ये वाला है, तो मतलब 4 दूनी 36, तो ये वाला आ जाएगा 22.360। नेक्स्ट है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 5 लाइट क्रमशः 15, 18, 27, 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी क्रमशः 6, 10 बजे एक साथ बदली तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे? अगर 5, 15, 18 और 27 और साथ में 30 सेकेंड पर वे बदलती है, तो 6, 10 बजे एक साथ बदली थी, तो अब वो कितने बजे बदलेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 5, 15, 18, 27, 30 इन सारों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका? 270 आ जाएगा। तो 270 सेकेंड मतलब 4 मिनट 30 सेकेंड बाद एक साथ बदलेंगे। तो 6, 10 बजे और साथ में मतलब 6, 10 पर एक साथ हुई थी, तो इसमें फिर ये जोड़ लेंगे हम 4 मिनट 30 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा फिर ये? 10 में 4 जोड़ लेंगे 14, तो यही हो जाएगा। 4, 30 कर लेंगे मतलब, तो 6:14 और 30 सेकेंड यही हो जाएगा। 6, 14, 30 सेकेंड इतने पर होंगी, तो इनको जोड़ लेंगे बस। अगला क्वेश्चन है 3 अलग अलग घड़ियों के अलार्म क्रमशः 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार रिंग करेंगे? 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार रिंग करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेम वही 2, 4, 6 इनका भी एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 3 दिन मतलब 24 या 72 घंटे। तो 72 घंटे में बजने वाले अलार्म की जो संख्या होगी यही तो होगी, तो 12 6 का 72 यही हो जाएगी ऑप्शन ए वाली। इसके बाद है 9 के प्रथम 30 गुण अंकों का औसत कितना होगा? 9 के प्रथम 30 गुण अंकों का औसत, तो इसमें कितना होगा? 9 से लेकर 270 औसत है, तो क्या करेंगे हम? 9 और साथ में जो लास्ट का है तो 9 के प्रथम 30 गुना जाए ना, तो 270, 9 तिया 27, 270, तो 9 प्लस में 270 और बटे में 2 ये हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा ये निकल के आएगा 139.5 जो कि ऑप्शन सी में है। तो 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत। इसके बाद है 60 छात्रों की एक कक्षा है, इसमें 60% छात्र लड़के हैं, 25% लड़कियां हैं, साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। 60 छात्र हैं टोटल, इस एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, और यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है? तो 60 छात्र है और
60% छात्र लड़कियां हैं इसमें, 25% लड़कियां साइकिल चलाती है जो कि स्कूल में आती है। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो स्कूल से साइकिल से स्कूल नहीं आती, मतलब लड़कियां जो उनके बारे में बतलाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 60 छात्रों में लड़कों की संख्या, 60% लड़के हैं तो 60 गुणा में 60 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 3600, 3600 बटे में 100 तो 36 आ जाएगा। तब लड़कियों की संख्या कितनी है, इसमें से टोटल 60 थे, 36 तो लड़की ही हो गए, तो कम कर लेंगे, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24 हो जाएंगी। इतनी है लड़कियों की संख्या। तो स्कूल द्वारा साइकिल के द्वारा स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 25%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 गुणा में 25 और बटे में कर लेंगे 100, 25 का 25 चौके 100, 4 छिके 24, तो 6 हो जाएगा। अब अभीष्ट जो संख्या आएगी, 24 में से हम 6 कम कर लेंगे, इस 24 में से 6 कम कर लेंगे, 18 6 24, तो 18 आ जाएगा। तो जो स्कूल से नहीं आती है, मतलब साइकिल से स्कूल नहीं आती है, तो ये 18 है। नेक्स्ट, एक शहर के 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। एक शहर के 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित कितने हैं, यही बताना है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शहर की शिक्षित जनसंख्या कितनी है, 62% है, तो और अशिक्षित, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका शहर की शिक्षित जनसंख्या हो जाएगी 62% और अशिक्षित जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 में से 62 कम कर लेंगे, 100 में से 62, तो 6 में से 2 गए 8 और यह हो जाएगा 38%। तो कुल शिक्षित जनसंख्या कितनी है, 24,567, अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। तो इसमें क्या करेंगे, 24,567 और बटे में कर देंगे हम 38, जो कि और 62 है तो गुणा 62, तो ये आ जाएगा 40,483। कितना आ जाएगा, इतने बनेगा ये ऑप्शन डी वाला, तो सीधा हो जाएगा ये 24,567 बटे 38, क्योंकि 62 कह लो आप, 62% जनसंख्या शिक्षित है, 38 अशिक्षित थी, तो गुणा 62, तो ये आ जाएगा इसका। इसके बाद है, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार 12% की छूट देकर 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना होगा। तो कितना होगा उसके लिए मूल्य, तो यही बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बताना है इसमें। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना है 40,70, तो ये हो जाएगा 47,40 और गुणा में, यहाँ पर अगर हम देखें 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है, तो 88, 12% मतलब 88 बटे 100 और गुणा में 33% का लाभ, तो 100 बटे में 133, यही आ जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, ये कति 360 आ जाएगा, कति 360, क्योंकि ये ऐसा आएगा 31,360 और कुछ पॉइंट में भी आएगा ये
24, मतलब इसके लगभग वाला हमने देखना होगा। तो इसके मिलते हुए तो यही है 31,336 वाला, तो ये वाला फिर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है और एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुआ। अगर दो 4800 के थे और एक में 20% का लाभ और 20% हानि हुई, तो कितना लाभ प्रतिशत या हानि हुई थी उसे। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, हानि का निकाल लेंगे इसमें हानि प्रतिशत वाला, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो यही हो जाएगा 20 की पावर 2 बटे 100 गुणा में 4%। तो कौन सा आएगा इसका, यही हो जाएगा 4% हानि, तो सीधा ही आ जाएगा इसका। तो 400 बटे 100, तो 4% आ जाएगा और कितनी होगी यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि 2 की बात है, यहाँ पर 9600 के थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि मिली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राशि को 13 और 29 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो आर्यन को रुपये 551 प्राप्त हुए। मोक्ष की जो राशि है वो बतानी है, तो मोक्ष की राशि के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने थे, आर्यन को कितने मिले थे 551, तो इतने मिले थे और इसका अनुपात कितना 29, तो 551 और बटे में कर लेंगे हम 29 और गुणा में कर लेंगे 13, ऐसे हो जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे कितना निकल के आएगा, 247 रुपये ऐसे ही निकल के आएगा ये। तो 247 जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी, 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है, तो आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना त्रिशा की आयु के 9 गुना के बराबर होगा, तो वर्तमान में जो आयु का योग है वो कितना होगा, तो कितना होगा ये, तो इतनी हो जाएगा 19 वर्ष और 5 महीने। अगला क्वेश्चन है, मणि रुपये 8000 एक बैंक में जमा करता है और जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2 साल के बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। तो यहाँ पर क्या है, इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और समय, तो कितना है यहाँ पर 8000 और 1 प्लस 5% बटे 100 और समय कितना है 2 साल का। तो 8000 या जाएगा आपका 21 बटे 20, 8000 गुणा 21 बटे 20 और गुणा 21 बटे 20 यह आ जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 गुणा में 441 जो कि 8820 बनेगा इतना। नेक्स्ट है, किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने के लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी 7 काम करें तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। तो ए द्वारा किया गया काम 1/6 भाग और ऐसे बी को हो जाएगा 1/8, तो और सी का क्या हो जाएगा, इन दोनों की जितनी कर सकता है वो, तो 1/6 और प्लस में 1/8 ये हो जाएगा। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 7/24 भाग इसका निकल के आएगा।
तो 20 का एक साथ एक दिन का काम हो जाएगा फिर। तो कितना हो जाएगा 1/8 और साथ में 7/24। तो इनका भी एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो फिर ये जो आपका निकल के आएगा 5/12 भाग। तो बी और सी एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो इनका समय हो जाएगा 12/5 का, 12/5 ये वाला जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है एक टैंक में एक छिद्र मतलब रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की जो क्षमता है वो कितनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे नल खाली टैंक को भरता था तो कितना हो जाएगा 8 घंटे लेता था ये और टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो क्या करेंगे 12 गुणा में 8 और करेंगे 12 माइनस में 8। तो एक टैंक में रिसाव जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक पाइप लगाया गया है पर जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता, तो इसको हम जब हल करेंगे तो क्या आएगा 24 घंटे ये हो जाएगा। अगर दूसरे नल में छेद ना हो तो टंकी 24 घंटे में भर देता है। तो टैंक की जो क्षमता होगी 6 लीटर पानी भर सकता है वो 1 घंटे में, प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर सकता है। तो 24 गुणा में 6 हो जाएगा मतलब 144 लीटर। तो टैंक की क्षमता कितनी है 144 लीटर की। नेक्स्ट है दो कारें सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती हैं और 24 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86.4 किलोमीटर की है। जब दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी तो एक अनुमानित समय कितना होगा। तो कितना टाइम होगा, तो इसमें चाल उनकी जो है 24 और 30 की है। तो कितने हो जाएंगे 24 और 30 54 किलोमीटर। इतने की हो जाएगी 24 54 किलोमीटर घंटे की। तो इसमें क्या है समय बताना है, समय कितना होगा। तो समय के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, दूरी बटे चाल का, दूरी बटे में चाल। तो कितनी होगी ये 86.4 किलोमीटर है, 86.4 किलोमीटर और उनकी एवरेज कितने आया है 54 की बटे में 54। तो कितना निकाल के आएगा 1.5 किलोमीटर घंटा मतलब 1.6 घंटा। तो इतना निकल के आएगा ये 1.6। तो इतना टाइम लगेगा उन्हें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की जो गति है वो कितनी होगी। तो दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात है 3:4। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो यहाँ पर माना रेलगाड़ियों की गति 3x और 4x ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, तो 4x और ये हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर है, 300 और बटे में 3 यही है 3। तो कितना आ जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा 4x बराबर 100 और x बराबर 25। तो पहली रेलगाड़ी की गति 3 की है, 3 गुणा में 25, 25 या 75। तो कितनी हो जाएगी 75 की हो जाएगी, 75 किलोमीटर घंटा की।
तो पहले की बतानी थी यहाँ पर, दूसरी की तो है ही है 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो पहले की बतानी थी यहाँ पर। यदि a माइनस ए बटे 1/7 है तो a² प्लस ए 1/2 क्या होगा? तो कितना होगा ये? 51 हो जाएगा। इसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी बजाय 7.8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा क्षेत्रफल जिसकी बजाय इतनी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप हो जाएगा, मतलब ये इनको जोड़ लेंगे 5 और ये 11.2 बटे में कर देंगे हम 2, तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये सारे जोड़ के 24 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा फिर। तो जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16.8 सेंटीमीटर की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले डिब्बे में पत्थर को रखा। यदि डिब्बे में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो जाता है तो पत्थर का जो आयतन है वो कितना होगा? तो कितना आएगा ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर की पावर 3। नेक्स्ट है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है और अर्धगोले के आयतन के समान है, तब शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो यहाँ पर बताना है। तो कितना आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत खर्च है, आधारभूत ढांचा, परिवहन, विज्ञापन, कर में, शोध विकास में, वेतन में और साथ में ऋण पर ब्याज कितना है। तो यदि ऋण पर ब्याज का खर्च 2.45 करोड़ रहा हो तो विज्ञापन, कर और शोध एवं विकास में किए गए कुल खर्च की राशि कितने करोड़ रुपए होगी? तो कितने करोड़ रुपए यहाँ पर निकल के आएगी? तो ऋणों पर दिए गए ब्याज का खर्च, यह है ब्याज 2.45 करोड़ रहा हो तो विज्ञापन, कर और शोध, विज्ञापन, कर और शोध ये तीनों कुल खर्च की राशि कितने करोड़ रुपए होगी? तो कंपनी के कुल खर्च कितना है? 17.5, यही है ऋणों पर ब्याज 17.5। 17.5% बराबर है 2.45 करोड़ रुपए। तो कंपनी के कुल खर्च का मतलब 100% का हो जाएगा 2.45 गुणा में 100 बटे में 17.5, तो कितना निकल के आएगा ये? 14 करोड़, 14 करोड़ आएगा। फिर विज्ञापन, कर और शोध विकास में खर्च की गई कुल राशि कितनी हो जाएगी? 15, 5, 20, 10, 30 हो जाएगी, 30%। तो कंपनी का कुल खर्च कितना है? 14 करोड़, 14 करोड़ है। तो ये हो जाएगा कंपनी का खर्च 30% खर्च है और 14 का 30% मतलब 14 गुणा 30 बटे में 100 जो आएगा आपका 4.2 करोड़ ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर त्रिकोण के भुज 16, 12, 20 मीटर है, इसके लंबे भुज की लंबाई जो आपने बतलानी है, तो कितनी होगी? यह आ जाएगी 9.6 मीटर। इसके बाद समानांतर चतुर्भुज की बजाय 12, 17 है, 12 मीटर 17 है,
17 मीटर। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये आ जाएगा 180 मीटर की 2। नेक्स्ट है, वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां अक्षर और 7वें अक्षर के बीच के अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट ABCD, तो जैसे पहला है लास्ट का जेड होता है 26। तो वर्णमाला में आपके बाएं, अब ये बायां होता है और ये दायां। तो वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां अक्षर, तो यहाँ से ABCDEF GHIJKL ऐसे। तो 12वां अक्षर 11वां अक्षर के होता है और 12वां L हो जाएगा। मतलब 12वां अक्षर कौन सा है, L। तो 12वें अक्षर और 7वां अक्षर के बीच ABCDEFG, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, L तो था 12वें नंबर का और इसमें 7वां अक्षर, 7वां इससे तो पहले ही आएगा, 7वां अक्षर हो जाएगा आपका G, ये हो गया। तो 12वें अक्षर और 7वें अक्षर के बीच के अक्षर के बीच का अक्षर, अब बीच के अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो कौन सा होगा इसमें, अब इसमें तो कोई सा होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में OBR को PWFSQ और BARE को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अपन को कैसे लिखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें MNOPSTUVWEF ऐसे है, और इसी प्रकार से BCABRS ये वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होगा MNOP PQ, अब PQ यहाँ पर भी है। E के बाद F होगा, अब इसमें भी है इसमें भी है, और E के बाद F हो गया, MN के बाद O हो गया, अब O इसमें है। तो इस प्रकार मतलब यही हो जाएगा इसमें। इससे आगे तो यहाँ पर है नहीं इसमें कुछ, तो अगर लगाएं तो फिर इसमें तो इस प्रकार से तो दोनों ही बनेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई अक्षर नहीं है इसमें। तो यहाँ पर E F और यहाँ पर इससे आगे D आया है इसमें, तो तो DE आया है यहाँ पर, QR MNOPQR ऐसे है, QR ऐसे ही DE, तो मतलब इससे पहले का होना चाहिए MN, तो ये वाला बनेगा फिर इसका ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट है, 39 छात्रों की कक्षा में नीलम सोनी से आगे 7वें रैंक पर है। यदि सोनी का रैंक 17वां हो तो नीलम का आरंभ से रैंक कितना होगा। तो 39 तो टोटल ही हो गए, नीलम सोनी से आगे 7वें रैंक पर है। यदि सोनी का रैंक 17वां है तो आरंभ से रैंक क्या होगा। टोटल 39 है और 39 में से बताना है, और 7वां रैंक है इसमें, और अंतिम से 17वें नंबर पर है, और एक वो अपने आप ही है। तो नीलम का आरंभ से रैंक कितने नंबर का है, तो इन सारों को जोड़ लेंगे हम, तो कितना आएगा, 16वां नंबर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ABCDEF
षटभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब षटभुज बनानी होगी यहाँ पर, तो षटभुज और केंद्र में होंगे। अब इसके सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यह है इनका केंद्र बिंदु। ए बी के दाएं दूसरा है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, सी बी के तुरंत बाएं है, बी के दाएं दूसरा है, ए के तुरंत दाएं कौन है? तो ए बी के दाएं दूसरा है, ए जो है बी के दाएं। अब जब ऐसे अंदर बैठे होंगे मुंह करके, तो राइट हैंड इस साइड में और लेफ्ट हैंड इस साइड में बनेगा, मतलब दायां ये और बायां ये। तो बी के दाएं मतलब फिर तो बी इस साइड में बैठेगा यहाँ पर, तो ए बी के दाएं दूसरा है। अगर हम यहाँ पर बैठाएं तो इसका मुंह अंदर होगा तो तभी बनेगा, एक बंदा यहाँ पर, तो बी के दाएं ए है। दूसरे नंबर पर ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, ए और ई के बीच में एफ नहीं है, सी बी के तुरंत बाएं हैं। अब इसका जब यहाँ पर बिठाएंगे तो इसका तो राइट हैंड ये बनेगा, तो यही है तुरंत बाएं है। सी जो है वो बी के तुरंत बाएं। अब बी का लेफ्ट हैंड ये बनेगा, तो मतलब बी का तो राइट हैंड ये होगा। इस सी बिठाएंगे यहाँ पर, इसका मुंह अंदर है, तो ये इसका दायां हाथ और ये इधर बायां हाथ, तो इसमें बैठेगा यहाँ पर सी। बी ई के दाएं दूसरा है, बी ई के दाएं। अब ई के दाएं दूसरे पर है, बी ई के दाएं मतलब ई का दायां दूसरे नंबर पर। अब पहले नंबर पर तो यही है, तो दूसरे पर यहाँ पर होगा फिर ई का दायां तो यही बनेगा। जब इसका मुंह अंदर की साइड होगा तो पहला नंबर ये, दूसरा ये। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, ए और ई इसके बीच में एफ नहीं है, मतलब फिर डी तो हो सकता है। यहाँ पर एक बच गया तो यहाँ पर फिर ये एफ वाला आ जाएगा। तो इसमें पूछना है, बताया है कि ए के तुरंत दाएं कौन है, ए के दाएं। अब जब इसके अंदर मुंह होगा तो ये तो लेफ्ट साइड बनेगी, ये राइट साइड बनेगी, तो कौन होगा फिर इसमें? यही तो है इसके दाईं साइड में, ऑप्शन डी वाला। जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध। जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, पत्रिका का संपादक करता होता है, उसी प्रकार से चलचित्र का कौन होता है? तो निर्देशक होता है, निर्देशक, ऑप्शन बी वाला। जिस प्रकार पत्रिका को निकालने में मुख्य भूमिका संपादक की होती है उसी प्रकार से चलचित्र बनाने में मुख्य भूमिका निर्देशक की होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी कुछ कोड है, सही बताना है, इससे आगे कौन सा बनेगा। यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो के एल आई जे जी एच ई एफ ये वाला कुछ कोड है यहाँ पर, तो इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा एक्स वाई जेड, कौन से में जेड इसी में ही है, तो मतलब यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम को बताइए। अब इसमें भी एक अलग है, अब कौन से वाला अलग है इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो यहाँ पर जो इसमें क्रम जो चला हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो सी वाला यही अलग है, RNIX ये वाला। नेक्स्ट है, MN का बेटा है, ON का पिता है। MN का बेटा है, ON का पिता है, PM का पिता है, NP से किस प्रकार संबंधित है? तो N का बेटा M है और M का पिता P, तो NM की माँ होगी, तो इसलिए NP की पत्नी, तो NP की पत्नी।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब ये होती हैं दिशाएं, उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो यह है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री घूमता है। और उसके बाद फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसके सामने कौन से वाली दिशा होगी? तो कौन से वाली दिशा होगी इसमें? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये दिशाएं लगा लो। अब यहाँ पर है और ये पूर्व साइड है, पूर्व। अब यहाँ से जब यहाँ पर देखेगा तो मतलब वो एक मान के चलो कि 90 डिग्री वाला है। ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है यहाँ पर? ये ऐसे खड़ा है 90 डिग्री वाले पे। तो यहाँ से क्या हो, दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब ये दिशा होगी दक्षिण वाली, इसमें 45 डिग्री घूमेगा। अब ये जो है यहाँ पर 90 का कोण है, तो इसका आधा लगा लो 45, ये हो गया 45। अब यहाँ पर हो गया उसका मुंह, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर हो गया 45 में। उसके बाद वामावर्त, वाम मतलब ये तो राइट हैंड था उसका, फिर अब लेफ्ट साइड में घूमना होगा उसने। तो वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, तो 135 डिग्री घूमेगा वो वामावर्त दिशा में। 135 कितना होगा? अब ये तो यहाँ तक तो 90 ही था, 90 और ये 45, तो 135 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बिल्कुल सीधा आ जाएगा, यहाँ पर वो उत्तर की साइड में बिल्कुल सीधा 135 हो जाएगा। 135 हो गया। उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में, अब ये यहाँ पर आ गया था, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। अब फिर यहाँ पर क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यहाँ पर भी है, लगा लो 90 ही है। और जब इसे घूमेगा बिल्कुल यहाँ पर भी 90 ही आएगा, ये वाला जहाँ पर शुरू में था। तो अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी? तो जहाँ से घूमा था वहीं पर आ गया वो, तो इसका मतलब कौन सी थी? यही थी इसमें पूर्व वाली दिशा। तो उसी में आ गया जहाँ पर था वो, पहले 45 में गया, 45 से सीधा 135 में गया, घूम के दोबारा फिर वहीं पर आ गया पूर्व दिशा में। नेक्स्ट है, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? तो कौन सी दिशा में होगी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60/11 ट्रिक के साथ जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11। और 9 से 10 बजे के बीच में, तो 60/11 और हो जाएगा 9 - 6 मिनट। तो ये आ जाएगा आपका 9:180, ऐसे हो जाएगा 9:180/11, तो जो कि होगा 9:16 सही 4/11, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है 5-5-5 सेंटीमीटर भुजा के घन के आमने सामने के फलकों पर क्रमशः लाल, हरा, पीला रंग दिया गया है। तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा में उस बड़े घन में से छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घन कितने होंगे? तो कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 44, इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आरेख इन 3 पदार्थों के बीच सही संबंध को दिखाएगा? चाय, कॉफ़ी और पेय। अब इसमें देखें तो इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं दोनों, तो ये पेय पदार्थ के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, तो यही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे पेय पदार्थ है इसके अंतर्गत ही ये चाय और ये कॉफ़ी आ जाएगी। नेक्स्ट है, इससे आगे बताना है यहाँ पर कौन सा जा आएगा इसमें। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी वाला 94।
325 में से 259 हम कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 66। 259 में से 204 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। 204 में से 160 कम करेंगे 44 आ जाएगा। 160 में से 27 कम करेंगे 33 आ जाएगा। तो 66, 55, 44, 33, तो इसका मतलब फिर 22 होना चाहिए यहाँ पर, और फिर इसका मतलब 11 होना चाहिए। तो ये वाला कुछ कोड है, 11 का पढ़ा कह लो, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 44, 55, 66। तो ये टेबल है 11 का, तो ये वाला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, ये कुछ कोड हैं, ये आपने हल करने हैं। तो इसमें कौन सा बनेगा? तो शायद कुछ रह गया है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाएं से 5वां तथा दाएं से 9वां के छठे ठीक मध्य में क्या होगा? बाएं से 5वां और दाएं से 9वें के ठीक मध्य में कौन से वाला होगा इसमें? तो यही हो जाएगा बी वाला 2। हाँ ठीक है, इसी का ही है, 84 का ही है। तो बाएं से 5वां, अब ये है बाईं साइड और ये है दाईं साइड। तो बाएं से 5वां और दाएं से 9वां, यहाँ से 5वां के ठीक मध्य में कौन सा होगा? तो 2 होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अंक अक्सर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। पर्सन क्वेश्चन के स्थान पर आने वाले अंक या अक्षर के लिए सही विकल्प आपने बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? तो कौन सा वाला कोड है यहाँ पर इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो 12 को अगर हम 3 से करते हैं, 3 चौके 12 और 18 चौके 72, इसको भाग करें 3 चौके 12 और इसको गुणा कर दें 18 चौके 72। इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं, 4 चौके 16 और 32 चौके 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसकी तो गुणा ये आ गया। अब ये भाग है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका भी देखना होगा हमें। तो इसी प्रकार से इसका देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा इसमें। तो अगर हम इसमें भी यही पैटर्न चलाते हैं 3 वाला, तब जो है कुछ पॉइंटों में जाता है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन गलत है। तो 3 पे जो है यहाँ पर ये नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि गणितीय चिन्ह भाग का मतलब गुणा, जमा का माइनस, गुणा का जमा, माइनस का भाग हो, तो ये वाला जो है इनके स्थान पर, ये जो चिन्ह है इनके स्थान पर ये वाले हमने रखने होंगे। बोर्डमास वाला नियम यहाँ पर लगेगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो फिर कौन से वाला इसका आंसर जो निकल के आएगा? तो डी वाला हो जाएगा। इसमें 40 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शशिधर एक 27 वर्षीय युवक है जो सांख्यिकी में स्नातकोत्तर है और उसने 65% अंक प्राप्त किए हैं। गत 2 साल से वह एक डिग्री कॉलेज में अध्यापक है। बीएससी में सांख्यिकी उसका मुख्य विषय था, तो एमफिल कर रहा है और पीएचडी करने की योजना है। तो उसका मामला कौन सा है? तो ये वाला है, चयन नहीं किया जाएगा। तो शशिधर शर्त बी पूरी नहीं करता और उसने पीएचडी भी नहीं कर रखी है, तो इसलिए उसका चयन नहीं किया जाएगा। हेलो क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तो सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा वाला ठीक हो सकता है। तो इसमें कथन है, सभी जो मकान हैं, सभी मकान
खिड़कियां हैं। सभी मकान खिड़कियां हैं। सभी मकान खिड़कियां हो गई। सभी सड़कें खिड़कियां हैं। सभी सड़कें खिड़कियां हैं। तो सभी मकान खिड़कियां हो गई। सभी सड़कें खिड़कियां हैं। और सभी खिलौने खिड़कियां हैं। तो निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? कुछ खिलौने मकान हैं, तो कुछ खिलौने मकान हैं। कुछ सड़कें मकान हैं, कुछ सड़कें मकान हैं। कुछ सड़कें खिलौने हैं, कुछ सड़कें खिलौनी हैं। तो कौन से वाली बात ठीक लग रही है आपको? यहाँ पर कौन से वाली बात ठीक है इसमें? तो कोई सी भी नहीं है इसमें, तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये खिड़की भी तो खिड़कियों के अंदर है, तो इसमें मकान में नहीं है, तो ऑप्शन ई वाला बनेगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को निश्चित रूप से अनुसरण करेगा? अब इसमें देखें तो क्या है, कुछ इमारतें हैं, यहाँ पर झोपड़ी है। सभी कॉलेज गांव हैं, कुछ गांव इमारतें हैं। तो इसका भी हमें वैसे बनाना होगा ये। तो कुछ इमारतें झोपड़ी है, तो ऐसे लिख लेते हैं हम, कुछ इमारतें झोपड़ी है, कुछ हिस्सा है। सभी कॉलेज गांव हैं। अब सभी जो कॉलेज हैं वो क्या है? गांव है। सभी कॉलेज गांव हैं। कुछ गांव इमारतें हैं, तो कुछ जो गांव हैं वो इमारतें हैं। ये तो था इमारत। तो सभी गांव इमारतें हैं। क्या सभी गांव इमारतें हैं? तो कुछ ही तो हिस्सा था। कुछ गांव झोपड़ी है, कुछ गांव क्या झोपड़ी है? अब इमारत तो है। कुछ झोपड़ी कॉलेज है, क्या कुछ झोपड़ी कॉलेज है? तो कौन से वाला फिर यहाँ पर ठीक इसमें निकलेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला ही यहाँ पर ठीक है। केवल जो ऑप्शन 4 वाला है यही बात ठीक है इसमें। कुछ जो इमारतें हैं वो गांव हैं, ये वाली, क्योंकि सभी गांव इमारतें हैं। सभी गांव इमारतें नहीं हैं। कुछ गांव झोपड़ी है, कुछ गांव झोपड़ी नहीं है, इमारतें हैं। कुछ झोपड़ी कॉलेज है, कुछ झोपड़ी कॉलेज है नहीं है, तो इमारत था। तो कुछ इमारतें गांव हैं, कुछ इमारतें गांव हैं। तो यही बात इसमें ठीक लग रही है, तो ऑप्शन 4 वाली, मतलब ये सी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न का अनुसरण 2 तर्कों द्वारा किया गया है। आपको तय करना कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी। नहीं, भारत में यह संकल्प अभी नहीं है, क्योंकि लोग अपने कपड़े घर पर धोते हैं। तो क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए? तो कौन सी बात ठीक लग रही है आपको यहाँ पर? तो यही ठीक है, ऑप्शन डी वाली, केवल एक ही तर्क मजबूत है। हाँ, इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत हो जाएगी। इसके बाद आपको कथन एवं उसके अनुसरण करते हुए अपनी अवधारणाओं पर विचार करते हुए निर्णय लेना है कि इनमें से कौन सी धारणा कथन अंतर्निहित है। कि मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। तो कौन सी वाली बात ठीक है? धारणा है मैं एक सैनिक नहीं हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। तो कौन सी वाली बात ठीक है इसमें? यही है ऑप्शन सी वाली। केवल धारणा एक ही अंतर्निहित है कि मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ, मैं एक सैनिक नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने त्रिकोण और वर्ग हैं? तो यही बताना है इसमें।
त्रिकोण और जो वर्ग हैं, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें 28 और 6। तो त्रिकोण और जो वर्ग है वो आपने यहाँ पर बतलाने थे। निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुनिए। मतलब ये नल है, इसके जब हम शीशे के सामने रखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा ये। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला दिखाई देगा, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला दिखाई देगा, मतलब ए वाला। तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बस इसके। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम ही है और ऐसे भी नहीं हो सकता, तो यही ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गमूल समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जिसकी आकृतियों को वर्गीकृत किया गया है। तो कौन से वाली है यहाँ पर वर्गीकृत जिसमें किया गया है, तो कौन से वाली हो सकती है यहाँ पर। तो इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी डी वाली, 1 3 6 2 4 8 5 7 9। ये वाली होगी या कौन सी होगी, तो इसमें देखें तो सी वाली होगी ये, तो ये वाली होगी ऑप्शन सी वाली। तो 1 फिर 3 9 2 5 6 8, हाँ ये वाली है, 6 के बाद 4 7 और 8, ये वाली। इसके बाद उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। 3 24 और 4 अब किस तरीके से है, इसमें देखें तो 3 चौके 12 दूनी 24 ऐसी है। और इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें भी जब हम करेंगे तो कौन सा बनेगा, इसमें ये वाला बन जाएगा 4 72 9 वाला। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दिए गए चित्र में खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो है वो आकृति आएगी, तो यही बताना है इसमें आकृति। तो ऐसे ही कुछ बना हुआ है, तो कौन सी वाली आकृति आ सकती है यहाँ पर इसमें। तो कौन सी वाली आएगी यहाँ पर, तो यही आ जाएगी ऑप्शन सी वाली। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी कुछ आकृति दी गई, इसको कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ ये सर्कल है, ब्लैक सर्कल बने हुए हैं, और इससे आगे वाली में फिर ये यहाँ पर हो गए हैं। मतलब ये दिशाएं लगा लो, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में हो गया है। इससे अगले वाली में फिर ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो गया है, और अगले वाली में बिल्कुल अलग ही हो गया है। तो उत्तर और दक्षिण पश्चिम में, तो इसमें देखें तो कौन से वाला इससे आगे है, यही वाला। नेक्स्ट रहेगा कंस्टेलेशन के
शब्द के दूसरे, चौथे, आठवें और 10वें अक्षरों से अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा यदि कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो उत्तर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर एम दीजिए। तो कौन से वाला बन सकता है इसमें? तो इसके शब्द के दूसरे, चौथे, आठवें और 10वें। दूसरा, चौथा, इसी प्रकार से 8वां, 10वां अक्षरों से अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो क्या बन सकता है? OSRT क्या बन सकता है इससे? SORT ये बन जाएगा शॉर्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। तो प्रथम अक्षर यही होगा इसमें, एस देख सकते हैं आप। अगर कोई नहीं बनता फिर एक्स होता। निम्नलिखित प्रश्नों में समानता ज्ञात करें। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका या योच। तो कौन सा है इसमें? ये सब पानी में चलने वाली है। बी ने ए से कहा कि तुम्हारे पिता मेरे पिता के दामाद हैं। बी ने ए से कहा तुम्हारे पिता मेरे पिता के दामाद हैं। यदि महिला बी ने ए के पिता से विवाह नहीं किया है तो ए और बी एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं? तो मौसी होगी वो। बी ए की माँ की बहन है, मतलब मौसी है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।